हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में 4.3 के उदाहरण और प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम इस अध्याय के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात नहीं करना है। इस अध्याय में हम जो है उपसारणिक के बारे में कि उपसारणिक कैसे निकाला जाता है और उसके साथ साथ सखंड आव्यूह को ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले उपसारणिक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उपसारणिक को आप देख सकते हैं कि उपसारणिक को यहाँ पर देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, MIJ। जहाँ पर I क्या है, यहाँ पंक्तियों की संख्या को दिखाता है और J क्या है, स्तंभों की संख्या। हाँ, ये उपसारणिक हो गया। सहखंड ना, ये उपसारणिक को दिखाता है और सहखंड सहखंड को कैपिटल A से दिखाते हैं। ठीक है, ये क्यों नाम रखा गया है कि उपसारणिक को कैपिटल M से और सहखंड को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं ना, AIJ। जहाँ I पंक्तियों की संख्या को दिखाता है जबकि J स्तंभों की संख्या। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि यदि कोई सारणिक इस प्रकार से है तो उसकी स्थिति को ना, उसकी स्थिति को कैसे आप पहचानेंगे, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि हमें उपसारणिक को ज्ञात करने में इसका प्रयोग करना होगा ना। तो देखिए, मैंने कहा कि आपको शॉर्टकट तरीके से एकदम जान करके रखिए। क्या फार्मूला हमारे पास रहेगा, हमारे पास जो है कि सहखंड के लिए सहखंड निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला रहेगा -1 I + J और यहाँ पर रहेगा MIJ। ये सहखंड निकालने का क्या रहेगा हमारे पास फार्मूला। ठीक है, उपसारणिक के लिए तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें प्लस माइनस चिन्हों को नहीं देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है हमें, तो हमें इतना बड़ा ध्यान देने से अच्छा है यहीं पर आप देख लीजिए प्लस आएगा कि माइनस। यदि स्थिति को देखिए, पंक्ति और स्तंभ को ना, पंक्ति और स्तंभ को जोड़िए, यदि सम आएगा तो प्लस और विषम आएगा तो माइनस। किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये 1 और 1 क्या होगा, 2 एक सम संख्या है तो प्लस आएगा, 1 और 2 3 विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 और 4 क्या है, हाँ 1 और 3 4 होगा जो कि एक सम संख्या है, क्या आएगा, प्लस आएगा। आप कहीं से उठा लीजिए, मान लीजिए मुझे इसका बताना है, 3 2 कितना होगा 5, एक विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपको प्रसार करते समय ही वहीं पर हमें देख लेना है, बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आराम से। अब इन प्रश्नों को हम सवाल के उदाहरण के माध्यम से जो दिए गए हैं उन्हीं के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें क्या निकालना है और क्या पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण इस अध्याय का 8 नंबर जो कि है यहाँ पर। ठीक, आपसे कह रहा है, क्या इससे पहले और भी है क्या उदाहरण? नो, यही है। तो आपसे क्या कह रहा है, 8 नंबर उदाहरण से स्टार्ट है इस अध्याय का। में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है, केवल 6 का। इस बात का ध्यान रखें, आपसे ना तो पूरा सारणिक का पूछा है, ना तो किसी पंक्ति, ना तो स्तंभ का। पहला दूसरा पंक्ति या स्तंभ नहीं बोला है, केवल 6 का हमसे क्या पूछा है, उपसारणिक पूछा है। क्या पूछा है, उपसारणिक। तो उपसारणिक में क्या होगा, केवल 6 का। देखिए, यही हमसे पूछा है, जो कि हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 6 का क्या पूछा है, उपसारणिक। तो आप लिख सकते हैं कि 6 का उपसारणिक, उपसारणिक। ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब उसे हम देख लेते हैं कि आप किस स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये 6 पूछ रहा है,
6 की स्थिति क्या है, दूसरा पंक्ति और दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ पे है ये। ठीक, तो जहां पर आप हैं उसकी पंक्ति, आप 6 पे खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप 6 पे खड़े हैं तो इसकी पूरी पंक्ति और इसका पूरा स्तंभ क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। पूरा पंक्ति और पूरा स्तंभ क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इधर 1 2 7 8, ठीक है 8 है, तो 1 का गुणा यही होता है, पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा, 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8, और 7 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या आने वाला है, 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 14 में से 8 जाएगा तो भी -6, एक बार -6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इस बात का ध्यान दें कि जब आपसे उपसारणिक पूछेगा तो आप प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ओके, हाँ, अब यहीं पर अगर आपसे पूछा होता कि 6 का सहखंड ना, 6 का सहखंड, तब आपको मैटर करेगा। अब देख लीजिए यहीं पर 2 और 3 कितना है, 2 और 3 कितना है, 5, सब कुछ वही रहेगा, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2 और 3 कितना है, 5। ठीक, अब 5 है तो क्या आने वाला है, माइनस। ठीक है, और यहाँ पहले से ही आपके पास -6 है, तो यानी कि अगर सहखंड पूछा होता तो क्या आता, 6, जबकि उपसारणिक कितना आया है, -। ओके, ये केवल 1 का पूछा था, केवल 6 का। ऐसे अगर पूरी सारणिक का पूछा होता तो सबका हम ऐसे ही निकालेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा इधर उधर करेंगे। ठीक है, आप आराम से देखिएगा सहखंड के लिए कि सम स्थान पे है, जो हमारा एलिमेंट है वह सम प्लेस पे होगा तो धनात्मक, और विषम प्लेस पे होगा तो ऋणात्मक आने वाला है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। ये क्या कह रहा है, उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, सभी अवयवों का बोल दिया है, अब हमें सबका बताना है, सभी अवयवों का उपसारणिक व सहखंड बताना है। ठीक है, सभी अवयवों का हमें जो है कि बताना है। ठीक है, तो 1 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 का सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। ठीक, किसके लिए, उपसारणिक के लिए, उपसारणिक के लिए। ठीक है, अब उपसारणिक के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं कि 1, ठीक है, 1 का, या उपसारणिक अगर मैंने हेडिंग डाल दिया तो उपसारणिक को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। तो अगर मैंने पहला लिया, पहला, ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आराम से समझिए, दुनिया भर का एकदम इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे जब आप 1 पे खड़े हो गए तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा, 3 बचा। क्लियर, इसी प्रकार से अब अगर -2 को पकड़ते हैं आप, ठीक है, -2 को, तो क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति, भाई हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया कि उपसारणिक के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 पे पहुँच गए तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, तो क्या बचा आपके पास, 4 बचा। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ का क्या मतलब होगा कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यही ना, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पे आप खड़े हैं तो ये इसका स्तंभ और ये पंक्ति गायब, तो क्या है आपके पास, -2। ठीक, और यदि यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर यदि आप पहुँच चुके हैं तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहाँ पे खड़े हैं तो इसका पंक्ति गायब और ये स्तंभ, क्या बचा आपके पास, 1। ये आपने क्या ज्ञात किया, उपसारणिक आपने प्राप्त कर लिया। ठीक, अब दूसरा जो है हम ज्ञात करने वाले हैं सहखंड ना, सहखंड, सहखंड के लिए। ठीक, सहखंड के लिए आप देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वही फिर से कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है आपको, इधर वालों का चिन्ह बदल के लिख दीजिए, काम खत्म ना, इधर वालों का चिन्ह बदल के लिख देंगे, काम खत्म। देखिए
अब ये देखना होगा प्लस है कि माइनस। ठीक है, तो हमें ये जो 3 प्राप्त हुआ है ये तो भाई प्लस ही होगा। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस ना। आगे अब इधर देख सकते हैं आप, ये इसको देखते रहिए आप। हाँ, अब क्या निकालेंगे, अगला वाला तो 12 ही होगा ना, अगला वाला तो क्या होगा 12 ही होगा। तो अब मल्टीप्लाई कराइए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हाँ माइनस का जब कराएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए 3 है, और अगर 3 है तो माइनस आना ही आना है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अगर आप 21 निकाल रहे हैं फिर भी माइनस होगा, और माइनस यहाँ पहले से ही है। हाँ, अगर आपको दिखाना है भाई तो आप ऐसे दिखा सकते हो, वरना जानते ही हो कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप कि भाई सम संख्या हो गई है, तो जैसा का तैसा लिख दो। विषम है तो चिन्ह बदल दीजिए, वरना जैसा का तैसा लिख दीजिए। इधर प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस। यदि विषम प्लेस आते हैं तो इधर के साइन को यानी चिन्ह को क्या करना है, बदल कर आराम से लिख लीजिए। ये हमारा सारणिक के लिए हो गया, ये सहखंड के लिए हो गया। सीधा अगर सहखंड पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी डायरेक्ट आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अभी आ रहा है आगे, देख लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं ना। अभी ये तो 2 गुणे 2 का व्यू था, सारणिक था, अभी 3 गुणे 3 में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 3 का, हाँ ये फार्मूला है, आप लेट से आए हैं। चलिए आप इधर देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है अगला उदाहरण में, 10 नंबर में कह रहा है कि अवयवों 11 तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए ना। स्पेशली सबका नहीं पूछ रहा है, केवल A11। हाँ चलिए, तो लिख सकते हो आप कि A11 का उपसारणिक, उपसारणिक। ठीक है, तो 11 पे आप खड़े हो जाओ भाई, यहाँ पे खड़े हो गए तो इसका पूरा पंक्ति है स्तंभ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका गुणा इधर करा लेंगे और इसका इधर, तो इधर क्या मिलेगा आपको A22 इंटू A33 माइनस इधर A32 इंटू A23 मिल गया भाई। अब एक 21 वाला भी निकाल लिया जाए, का उपसारणिक, उपसारणिक। ओके, अभी आप कहाँ पे हैं, 21 यहाँ पे है, तो इसका पूरा पंक्ति है स्तंभ क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर करा लीजिए, इसका इधर करा लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा A12 और A33 माइनस A32 A13। ओके, ये तो हो गया आपका उपसारणिक। अब क्या निकाल लें हम, सहखंड। ठीक, तो A11 का सहखंड। ठीक है, क्या करना है आपको, प्लेस देखिए कि क्या ये सम है, सम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसे ही राइट कर दीजिए। अगर देखिए, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा 1 1 2 होगा और 2 सम हो जाएगा, और सम हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, सेम वैसे राइट कर दीजिए। अब A21 का सहखंड। अब आप देखो जो है ये, हाँ भाई उपसारणिक से ही तो सहखंड प्राप्त हो जाता है, क्या दिक्कत है। चलिए राइट कर दिए हम। अब इसी में हमें चिन्ह को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो 2 और 1 3 होगा, और 3 होगा क्या आने वाला है माइनस, और माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए। ठीक है, बहुत कर सकते हैं आप कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इसको पहले और इसको हम बाद में लिख सकते हैं।
ठीक है, या तो आंसर ऐसे दिया होगा, या तो आपका माइनस से गुणा कराने पर A32 इंटू A13 और ये प्लस माइनस उधर हो जाएगा A12 इंटू A33। ठीक है, यही था हमारा जो हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान अब ये एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ सीखने के लिए इसमें दिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपको अब 3 गुणे 3 का दिया है, इसमें आप आराम से देख सकते हैं। ओके, 3 गुणे 3 का दिया है और ये भी बोला है कि के अवयवों का उपसारणिक और स्वखंड ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक का, सभी के लिए बोल दिया। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, किसके लिए? उपसारणिक के लिए। उपसारणिक के लिए, उपसारणिक के लिए आप इधर देखिए, उपसारणिक A11 सॉरी M11। ठीक, तो यही है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये खत्म। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 0। भाई इसका इधर कराएंगे तो 0 और 5 चौक 20। ठीक है, क्या प्राप्त होगा आपके पास? हाँ, जब आप इसे हल करेंगे तो -20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। M12 का मतलब है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ना, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये खत्म और ये खत्म, ये 4 बचे आपके पास। तो देखिए 6 सते 42, वो भी माइनस में, और 1 का 4 में कराएंगे तो 4, कुल मिलाकर कितना हो गया? 46 माइनस। ठीक है, आगे अब M30 M13 यहाँ पे पहुँच गए आप, तो ये छूट गया, ये छूट गया। आराम से देखिए, सीखते चलिए। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, और 1 का 0 में कराएंगे तो क्या होगा? 0। साथ में देखिए और सीखिए और बोलते चलिए कि क्या आने वाला है। अब हम चलेंगे क्या? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। आप यहाँ पे आ चुके हैं, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट आपने किया, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब यहीं पे 2 इधर 2 इधर, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21। उसके बाद 5 पचे 25। ठीक, कितना आने वाला है भाई? -4 आएगा। ऐसे आप बोलें तो सवाल लगाने में भी आनंद आए, केवल बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ से ये छूट गया, इधर से ये, सब किनारे बचे हुए हैं। तो 7 दूना 14, 5 एक कम 5, 14 वो भी किस में? माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद 5, कुल मिलाकर -19। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि आप पहुंच चुके हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ खत्म। तो 5 दूना 10 और 3 एक कम 3, वो भी माइनस। तो 10 और माइनस फार्मूला में होता है, इधर -3 है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। कितना हो जाएगा? कुल 13 आ गया। अब चलिए, अब हम पहुंचने वाले कहाँ? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, यही है आपका तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पे यदि आप खड़े हैं तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। तो 3 चौक 12, और 0 का 5 में कराएंगे तो 0, -12 मिला। अब आप तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ पे पहुँच रहे हैं ना, तो तीसरी पंक्ति हाँ और दूसरा स्तंभ छूट गया। तो 2 चौके 8 और 6 पंजे 30, 8 माइनस 30 -22। ठीक, अब यहाँ देखो, ये तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ भी, यही आपके पास चारों बचा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, पंक्ति छूट गया, स्तंभ छूट गया। 2 0 0 और 6 त्रिक 18, -18 होगा, परंतु फार्मूले में माइनस होने के कारण क्या होगा? प्लस।
18। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया है? आपके पास उपसारणिक प्राप्त हो गया है। अब सखंड निकालने के लिए हम जो है बिल्कुल भी सखंड निकालने के लिए सखंड के लिए सखंड के लिए टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हमें बस ये देखना है, सम विषम देखना है। बस सम विषम देखना है। ठीक, तो ये देखिए सम है, अगर सम है तो यहाँ पर जैसे होगा वैसे लिख देना है। ठीक है, ये विषम आया है तो चिन्ह को बदल दिया जाए। ठीक है, -46 है तो कितना हो जाएगा 40। ओके, ऐसे ही ये सम है तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। 30 है तो 30। इधर अब आएगा आपका 21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। विषम है, अब विषम है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। माइनस है तो क्या है? प्लस। इसी प्रकार से ये सम हो गया तो जैसे है वैसे -19। ठीक, आगे अब 23, यानी विषम होगा यहाँ पर 2 और 3 5 विषम हो गया। अब विषम हो गया तो चिन्ह बदल दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 13 है तो क्या हो जाएगा? -13। अब यहाँ पे 31 का मतलब तीसरा पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, तो सम ही होगा। सम है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख दीजिए। देख रहे हैं -12 है, 12 है, वैसे लिख दिया गया। अब आगे इधर आप देख सकते हैं कि 32 हो गया है। यहाँ पर हम 32 यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम होना चाहिए, और विषम है तो चिन्ह बदल कर लिखेंगे भाई। यहाँ माइनस आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये बेटा फार्मूला जो होता है मैं यहाँ पर लिख कर आपको दिखा दे रहा हूँ कि IJ फार्मूला जो हमारा होता है -1, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके I + J और यहाँ पर MIJ, इसी फार्मूले का प्रयोग करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है कि लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला जो हमारा है सम ही होगा। 3 और 3 6 सम होगा, तो यहाँ पर जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये देखिए हमने क्या प्राप्त किया? सारणिक जो है कि बना लिए और सखंड जो है कि हमने। अब जो आपको प्रूफ करना है उसको उठा लेते हैं। क्या दिया है भाई? जो सिद्ध करना है कि A11 A31 प्लस A12 और A32 प्लस A30 बराबर क्या लाना है? 0। मान रखना शुरू करिए। A11 का क्या मतलब है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव क्या है? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिए। A31 आप देख सकते हैं कहाँ पे है? A31 यहाँ पर -12 लिखिए, फिर +12 माने पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी क्या दिया है? -3 है। और A32 मतलब 32, यहाँ पर 22 दिया हुआ है, प्लस A31 यहाँ 5 दिया हुआ है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और A33 18 है। ठीक है, तो यहाँ 12 दूना 24, वो भी माइनस होगा। यहाँ 22 यहाँ 66 माइनस में, और 18 बचे कितना होना है? 90। इनको -90, तो 90 में से 90 गया 0। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि ये कह लिया जाए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 11। अच्छा, यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला उदाहरण। ये तो आपने देखा उपसारणिक निकाला, और यहाँ से सखंड हमने निकाल लिया, और हमसे कहा था कि प्रूफ करिए कि क्या इतना बराबर 0 होगा। हमने मान रखा और देखा कि जो है कि हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं फिर से वही आपका एक्सरसाइज आरंभ हो गया है। एक्सरसाइज आपका आरंभ हो गया है। यहाँ से उपसारणिक निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला उपसारणिक और सखंड। तो उपसारणिक ठीक है, यहाँ से यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकालेंगे, तो ये छूटा, ये कितना बचा भाई? 3 बचा। अब यहाँ से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे पहुँचे, ये गया, ये तो क्या मिला आपको पास? 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए आप, तो क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे खड़े तो ये गायब, -4। ठीक, यहाँ पे खड़े हैं तो ये गायब, ये क्या मिला आपके पास, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पे आपने 2 प्राप्त किया, ये हो गया आपका। अब इधर हम क्या करेंगे, सखंड, सहखंड। ठीक, तो A11 मैंने कहा सम अगर है तो 1 और 1 2 होगा, सम होगा तो वही लिख दीजिए। ठीक है, सेम वही चीज़ें आप लिख दीजिए। हाँ, और 0 है तो भाई 0 ही लिखना है, उसमें कोनो माइनस तो लिखने की जरूरत है नहीं। हाँ, यहाँ देखिए विषम आया है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे 2 2 4 सम है तो सम है तो जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक, पहला हो गया। अब इसका दूसरा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उपसारणिक, उपसारणिक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ ये छूटा क्या मिला आपके पास, डी। ठीक, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यदि आप सी पे खड़े हो गए, सी आप व्यू पे, तो ये गायब, ये तो क्या मिला आपके पास, बी। अब अगर आप दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पे है तो ये गया, तो सी मिल गया आपके पास, और यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, यहाँ पे खड़े हैं तो ये गायब, ये क्या मिल गया, ए। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं सखंड, सखंड। A11 सम है तो वैसे लिख दीजिए, विषम है तो बेटा चिन्ह को बदल दीजिए, प्लस है तो, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -C हो जाएगा, क्योंकि विषम है तो चिन्ह बदल दीजिए, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सम हो गया है, सम हो गया है तो जो है तो वही लिख दीजिए। ठीक है, जो है वही लिख देते हैं। ठीक, आगे आप देख सकते हैं सेम यही 2 क्वेश्चन आगे लगे हुए हैं। हाँ, सेम 2 क्वेश्चन आपके पास आगे लगे हुए हैं, इसको आप स्वयं से लगाइए, चिन्ह को बदलते हुए। हाँ, चिन्ह को बदलते हुए यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरी पंक्ति के क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक, सारणिक का मान हमें क्या करना है, हाँ दूसरी पंक्ति हमें बस लेना है, और ठीक है सखंडों का प्रयोग करके स्तंभ चाहे जो ले सकते हैं, लेकिन पंक्ति हमें कौन सा लेना है, केवल दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सारणिक का सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सखंड निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सखंड। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति बोला है, यहाँ पे यहीं पे यदि आप हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक, तो कहाँ पे खड़े हैं इस समय आप, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिका और 8 दूना 16। ठीक, अब आप बात को समझिए, डायरेक्ट मैं सखंड निकाल रहा हूँ। हाँ, अगर उपसारणिक निकालता हूँ तो वहाँ तो कैलकुलेट करके हमें प्राप्त होता है डायरेक्ट। अब इसको देखो आप, 2 और 1 3, 2 और 1 3 क्या है, विषम है, अब विषम है तो आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 6 7 7 -7 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे 0 पे आप खड़े हैं, यहाँ 0 पे, तो ये गायब और ये गायब, तो 5 तिया 15 और 1 का 8 में, 5 तिया 15 और 1 का 8 में। अब यहाँ पर चूंकि सम है इसलिए क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, यहाँ क्या आने वाला है 7। ठीक, उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति आप यहाँ खड़े हैं, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म। तो यहाँ से 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10 और 3 1 कम। अब चूंकि 2 और 3 5, 5 क्या होता है, विषम, तो क्या लग जाएगा आगे, माइनस। तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, -7। अब हम सारणिक का मान जो है कि ज्ञात करेंगे। अब हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, हमने सखंड निकाल लिया है, अब सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि दूसरी पंक्ति के लिए बोला है, तो सारणिक के मान के लिए, सारणिक के मान के लिए
ध्यान दीजिएगा क्या फार्मूला होगा। इसने बोला है कि दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति सारणिक के मान के लिए ध्यान रखना है कि दूसरी पंक्ति बोला है तो हमें दूसरी पंक्ति के अवयव और सखंडों के संगत अवयवों का संगत सखंड के संगत अवयवों का गुणा करके योग करेंगे। गुणा करके योग का मतलब क्या होगा, देखिए संगत अवयव मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति हमने लिया था, फिर यहाँ पे क्या रहेगा सखंड आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर योग करेंगे, फिर अब वहाँ पे जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर हमारा रहेगा कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सखंड, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का, उसके बाद प्लस यहाँ पर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर सखंड कौन सा रहेगा भाई, अवयव हमारा कौन सा है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, और इधर सखंड कौन सा होगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब देखते हैं इसका योग क्या होता है ना, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त है 2 मिला है, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ से हमें यहाँ 7 प्राप्त हुआ है, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ से हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 मिला है, जबकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ से हमें 7 प्राप्त हुआ है। आगे इधर हम देखेंगे कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ से हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, जबकि इधर हमें दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ से हमें -7 प्राप्त हो रहा है। ठीक, यहाँ पर 7 दूना 14 होगा, और यहाँ पे देखिए 7 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, और यहाँ माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा आंसर हमारा 7 आएगा। ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम आगे भी जो है कि कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ से पूछा रहेगा उसी का अवयव और संगत सखंडों का गुणा करके योग जो है कि हमारा सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। सारणिक के मान के लिए हमें अगर R1 बोल दिया है तो R1 यानी पंक्ति के प्रथम पंक्ति के जो संगत अवयव हैं और सखंड निकाल करके उनका जो है कि क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, वही हमारा सारणी का मान कहलाता है। ठीक है, तीनों के लिए यदि हम देखें तो तीनों के लिए हमारा जो है कि जो फार्मूला बनेगा R1 के सापेक्ष यदि देखेंगे तो R1 के सापेक्ष के लिए हमारा जो बन करके निकल कर आएगा, यदि आप R1 के सापेक्ष मान निकालना चाहते हैं तो A1 उसके बाद 11 फिर यहाँ पर 12 तो A12 फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि A13 और ये किसके लिए है 3 गुणे 3 के लिए है, ये 3 गुणे 3 के लिए, जब हमारा सारणिक 3 गुणे 3 का होगा उसके लिए है। आगे भी आप 4 गुणे 4 के लिए भी इसी प्रकार से आगे बना सकते हैं। दूसरा के लिए आप लिख सकते हैं जब R2 के सापेक्ष आप चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या शुरू होगा 21, यहाँ भी प्लस, इसी प्रकार से दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ आप ले सकते हैं। आगे यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ पर थर्ड वाला यदि आप R3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ R3 के जब सापेक्ष देखेंगे तो हमें 31, यहाँ सखंड हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 31 होगा, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, प्लस यहाँ पे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार ये भी रहेगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, लास्ट में तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये भी हमारा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये हमारा R1 के सापेक्ष, ये R2 के सापेक्ष, ये R3 के सापेक्ष, ये हमारा R3 के सापेक्ष होगा। R2 के सापेक्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी का यहाँ पे बोला था कि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष जो है कि सारणिक का मान प्राप्त कीजिए। तो यही हमारा तीनों फार्मूला है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।